काव्य कवि के स्वतंत्र एवं उन्मुक्त हृदय की अभिव्यक्ति होता है और उस उन्मुक्त दशा के दौरान उनमें कुछ गुण भी समाहित होते हैं और कुछ दोष भी आ जाते हैं। तो आज हम काव्य के उन गुणों पर चर्चा करेंगे जो काव्य शास्त्र में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में विश्लेषित किया गया है, विवेचित किया गया है। तो हिंदी के किसी भी परीक्षा में जहाँ पर भी आपके पाठ्यचर्या में काव्य गुण दिया गया हो, वहाँ पे ये पूरा वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और यह जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 प्रकार से हम इसे जानते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य, और इन तीनों गुणों पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप कंप्लीट समय अभी आप अपना देते हैं तो पूरा काव्य गुण आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थ्योरी क्लास भी करेंगे और साथ ही साथ इसमें हम MCQ प्रश्न भी करेंगे। तो इसी तरह से आपको तमाम जितने भी आपके चैप्टर्स हैं इसके बाद मैं आपको रस करवाऊंगी और सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं सभी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। और पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काव्य गुण की परिभाषा पर अगर हम बात करें तो काव्य शास्त्र में कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इस सबसे पहले जो है ध्यान आकृष्ट किया बहुत सारे बुद्धिजीवियों का। और उनका ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र, वो थे भरत मुनि। तो भरत मुनि की ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। उस समय में नाटक शैली में लिखा जाता था ज़्यादातर, और नाटक शैली में ही काव्य रूप में भी जो लिखा जाता था वो भी नाट्य शैली में ही लिखा जाता था, इसलिए नाट्यशास्त्र यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने जो है काव्य गुण का बहुत ही विस्तृत तो नहीं इन्होंने किया है, सांकेतिक रूप से ही इन्होंने काव्य गुण के बारे में चर्चा की है। तो उसको हम देख लेते हैं। इन्होंने 10 गुण बताए हैं और 10 दोष भी बताए हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ 10 गुण 10 दोषों के विप्रस्त है। विपर्यस्त का मतलब क्या होता है, विपरीत है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि 10 दोष, जो दोष है उसके विपरीत ही क्या है, गुण है। तो इनकी ये परिभाषा जो है वो परवर्ती विद्वान जो होते हैं वो उन्होंने इसको सिरे से नकार दिया और एक निषेधात्मक निम्न कोटि के परिभाषा के रूप में इनकी वर्णनात्मक देखने को मिलती है। अगर संस्कृत में मैं बात करूं, इनकी परिभाषा जो है, जो नाट्यशास्त्र में इन्होंने कही है काव्य गुण के बारे में, वो क्या है, एते दोषास्तु विज्ञेया एत एव विपर्यस्ता गुना। तो यहाँ पे आपका जो कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे दोष है उसके विपरीत जो भी है वो सब आपका काव्य गुण है। तो ये जो है एक तरह से गुण के संपूर्ण रूप की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है और उसके अच्छे से परिभाषित इसको नहीं कर पाता है। तो इसकी आलोचना की गई परवर्ती विद्वानों के द्वारा। तो गुण का यह लक्षण जो है उन्हें बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगा और जो उन्होंने लक्षण बताया, लक्षण क्या बताया इन्होंने कि जो दोष है, दोष के विपरीत जो भी है वो सब गुण है। तो ये उपादेय नहीं है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि क्योंकि एक तो यह निषेधात्मक है। निषेधात्मक है मतलब देखिए, काव्य गुण वो होता है जो गुण को उत्कर्ष की ओर लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है दोष की एक अलग सत्ता होती है, दोष का एक अपना अलग अस्तित्व होना चाहिए और गुण का एक अपना अस्तित्व होना चाहिए। दोनों को यहाँ पे संयुक्त रूप से बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो कोई भी महिला जो सौंदर्य जिसका नहीं है वो कुरूप स्त्री तो नहीं कहलाएगी ना। हर वो स्त्री जो सौंदर्य नहीं है, क्या वो कुरूप स्त्री कहलाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए ठीक उसी प्रकार से सौंदर्य को कुरूपता का विपरीत रूप नहीं माना जा सकता, ठीक उसी प्रकार दोष के विपरीत भी काव्य गुण को नहीं माना जा सकता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका दंडी की परिभाषा। ये परिभाषाएं आपसे पूछी जाती हैं तो इसको बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान से जो है याद करना है, अपने जहन में बैठा लेना है। दोष यदि काव्य की विपत्ति के लिए होता है तो गुण काव्य की संपत्ति के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है और आपसे ये पूछा जाता है। ठीक ऐसा ही
आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो दोष यदि काव्य की विपत्ति है तो गुण क्या है, काव्य की संपत्ति है। दोष अगर काव्य को अपकर्ष की ओर ले जा रहा है, मतलब घटाते जा रहा है इसका, तो गुण क्या कर रहा है, उत्कर्ष की ओर लेके जा रहा है, ठीक है, संपत्ति है। अगर हम इसका देखें तो दंडी की जो ग्रंथ है काव्यादर्श, उसमें इन्होंने परिभाषा को लिखा है, दोषा विप्रत्यय तत्र गुना संपत्त्यै यथा। तो ये आपका परिभाषा भी पूछा जाता है, इसको भी आप नोट करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जुड़ के इसका पीडीएफ ले सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अर्थात दोष काव्य विघात्मक तत्व है तो गुण काव्य विधात्मक विधायक, ठीक है। ये विघातक है, ये विधायक है। तो यहाँ पे शब्दों को आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट है आपका वामन। वामन क्या कहते हैं, काव्य की शोभा करने वाले धर्म को ही गुण कहते हैं। तो वामन जो है यहाँ पे सिर्फ इनका सिंपल सा यहाँ पे है कि काव्य शोभाया कर्तारो गुण धर्मा गुना। तो यहाँ पे काव्य सूत्र वृत्ति नाम से इनकी ग्रंथ है वामन की, ये भी आप नोट करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, काव्य सूत्र वृत्ति जो है ये वामन की ही ग्रंथ है और काव्य की शोभा करने वाला धर्म ही गुण कहलाता है, ये इन्होंने परिभाषा दिया था। तो यहाँ पे अभी तक तो हमने पढ़ा कि या तो दोष के विपरीत जो होता है वो आपका गुण होता है, काव्य गुण होता है, या फिर काव्य जो है वो काव्य गुण जो है वो काव्य की उन्नति करता है और दोष उसका अपकृति करता है। पर अब हम देखेंगे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है आनंदवर्धन का परिभाषा, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ पे काव्य गुण को बहुत ही अच्छे से परिभाषित किया, इसके पूरे अर्थ को ही बदल दिया इन्होंने, अर्थ बदल दिए, पूरे जज्बात इन्होंने बदल दिए, सब कुछ बदल के रख दिया। इन्होंने क्या कहा, जो काव्य के अंगीभूत अर्थात रस का अवलंबन करते हैं वे गुण कहते हैं। तो इन्होंने रस के साथ जोड़ा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि काव्य गुण को रस से जो है रस के संपर्क में लाने की बात किन्होंने की थी, तो आनंदवर्धन हो जाएंगे। इसके बाद मम्मट और विश्वनाथ ने भी इनके जो है तत्व को, इनकी परिभाषा को स्वीकार किया। मम्मट की परिभाषा थी, गुण रस का अंग रूप धर्म है जो इसे इसी प्रकार उत्कर्ष प्रदान करते हैं जिस प्रकार आत्मा को शौर्य आदि गुण उत्कर्ष प्रदान करते हैं। विश्वनाथ ने भी गुणों को रस का मूल तत्व स्वीकार किया है। तो रस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, काव्य गुण और रस का संबंध घनिष्ठ संबंध है, यही बात यहाँ पे कहा गया है। तो इन सभी मतों के आधार पे जो सर्वसम्मत अगर हम बात करें गुण को परिभाषित किया जा सकता है, वो आपको यहाँ पे देखना है। गुण वह तत्व है जिसमें काव्य के रचनापरक स्वरूप का उन्नयन करके रस को उत्कर्ष प्रदान करने की क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा जो है ये है काव्य गुण का महत्व। काव्य गुण का क्या महत्व है, प्रश्न यहाँ से भी आपका पूछा जाता है। तो गुण काव्य जो है, गुण काव्य शोभा के वर्धक हैं। तो ये क्या करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। गुण रस का उत्कर्ष करते हैं, ये दोनों साथ साथ रहते हैं, अर्थात रस और गुण हमेशा ही साथ साथ रहते हैं। जहाँ गुण है वहाँ रस है और जहाँ रस है वहाँ पर गुण है, और जहाँ इसमें से कोई भी एक नहीं होगा वहाँ पर दूसरे की सत्ता भी समाप्त हो जाएगी। मतलब जहाँ पे रस नहीं होगा वहाँ पे काव्य गुण के होने की भी संभावना नहीं रहेगी। गुण एक प्रकार से उत्कृष्ट काव्य के अलंकार अर्थात आभूषण है। जिस प्रकार से काव्य को विभूषित करने के लिए अलंकार का हम प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे उत्कृष्ट काव्य की रचना के लिए हम काव्य गुण का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं काव्य रीति का सौंदर्य गुणों पर आश्रित होता है। काव्य रीति का सौंदर्य गुणों पर ही आश्रित होता है। गुणों के आधार पर ही हम ये उनकी रीति का अनुकलन कर पाते हैं कि किस प्रकार से ये किस प्रकार के गुणों को समाहित किए हुए ये काव्य रचना किया गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे काव्य गुण कौन से बताए गए हैं। तो भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य गुण माने गए हैं। श्लेष, प्रसाद,
समता, समाधि, माधुर्य, ओज, ओज नहीं होगा यहाँ पे, ओज कर लेंगे इसको, ठीक है, ओज कर लेंगे। सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता, कांति, ठीक है। ये 10 जो है काव्य गुण बताए गए हैं। अगर इनका हम छोटा छोटा अगर इनका हम अर्थ समझना चाहें तो श्लेष का अर्थ हो गया आपका, जहाँ पर 1 से 2 शब्दों की अर्थ का पता चलता है, मतलब अनेकार्थक शब्द का पता चलता है, वहाँ पर श्लेष हो जाएगा। प्रसाद मतलब सीधा सरल अर्थ अभिव्यक्ति को ही प्रसाद में लेंगे हम। समता मतलब किसी अर्थ की समानता की बात कर रहा है। समाधि मतलब कोई किसी काव्य गुण के अंदर जो रस में डूब जाए उसे समाधि के अंदर हम लेंगे। माधुर्य जो श्रृंगार रस के दौरान देखने को मिलता है वो माधुर्य में चला जाएगा। ओज हमारा वीर रस के अंदर आ जाता है। सौकुमार यहाँ पे कोमलता की बात कर रहा है, जो शब्दों की कोमलता जहाँ पे होगी वहाँ सौकुमारी हो जाएगा। अर्थ अभिव्यक्ति जहाँ पे अर्थों को अभिव्यक्त करने की क्षमता ज़्यादा हो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाए, वहाँ पे अर्ध अभिव्यक्ति होगी। उदारता जहाँ पे शब्दों का उदारपन देखने को मिले, और कांति जहाँ पे चमक उपस्थित होती है काव्यों में। तो इस प्रकार से हम जो है भरत मुनि के 10 काव्य मानते हैं, और आचार्य दंडी ने भी 10 काव्य गुण माने हैं, किंतु उनके गुणों का जो क्रम है वो भरत मुनि से अलग है। इन्होंने भी श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता, ओज हो जाएगा, कांति और समाधि इन्होंने माना है। तो देखिए बस क्रम में अंतर है। यहाँ पे इन्होंने माधुर्य जो है, माधुर्य को इन्होंने 5वें नंबर पे रखा है, और यहाँ पे इन्होंने 4थे नंबर पे रखा है दंडी ने। सुकुमारिता यहाँ पे 7वें नंबर पे है, और यहाँ पे 5वें नंबर पे। इस तरह से क्रम में सिर्फ अंतर है और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे काव्य भेद वामन के अनुसार देख रहे हैं। वामन ने 10 अर्थ गुण और 10 दोष गुण माने हैं। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमारा ख़त्म हो गया। अब जो है मेन हम देखने वाले हैं ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। तो यहाँ पे देखिए वही सब कुछ यहाँ पे भी आपका भरत मुनि के अनुसार ही माना गया है। देखिए वामन का कितना माना गया, अर्थ गुण को इन्होंने अलग मान लिया है और शब्द गुण को अलग माना है। तो 20 काव्य गुण माना है इन्होंने इसी प्रकार से। अब हमारा जो सर्वमान्य मत है, जिन्हें सब मानते हैं, आनंदवर्धन के द्वारा जो इनके अनुसार काव्य गुण केवल 3 माने गए हैं। इन्होंने सिर्फ 3 ही काव्य गुण को माना, वो था ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो आनंदवर्धन, मम्मट तथा अन्य ध्वनिवादी आचार्यों ने 10 गुण मानने से इनकार किया तथा केवल 3 गुण को ही स्वीकार किया। तो यहाँ पे जो नाम आपको दिया है ये आपको ध्यान में रखना है। तो आनंदवर्धन आप सभी को पता है ध्वनिवादी आचार्य हैं, और मम्मट भी इसके साथ जो है, और भी अन्य जितने भी ध्वनिवादी आचार्य हैं उन्होंने 3 ही काव्य गुण यहाँ पे माना है, और यही सर्वमान्य भी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ओज गुण को हम सबसे पहले देखेंगे। ओज गुण में क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं को समझेंगे। ओज का क्या अर्थ होता है, शब्द की अगर हम बात करें तो ओज शब्द का अर्थ होता है तेजस्विता, जिसमें तेज की बात हो, चमक, मतलब किसी चीज़ को सुनते हुए आपके अंदर स्फूर्ति का विकास हो जाए, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ओज हो जाता है। ओज काव्य का वह गुण है जिसके कारण मन में उत्साह होता है, उत्तेजना और तेजस्विता उत्पन्न होती है। उत्साह उत्पन्न होता है, उत्तेजना उत्पन्न होती है और तेजस्विता उत्पन्न होता है। ओज गुण से संबंधित रस की अगर बात करें, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ओज गुण में निम्नलिखित में से कौन सा रस विद्यमान है, तो ध्यान रखेंगे वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पद रचना की बात करें, पद का मतलब आप सभी जानते हैं कि वाक्यों में प्रयोग होने वाले शब्द आपके पद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो पद इसका किस प्रकार का होता है, सघन और संश्लिष्ट होता है। सघन और संश्लिष्ट का मतलब क्या है, भारी शब्द आपके देखने को मिलेंगे, संयुक्त शब्द देखने को मिलेंगे। इसको हम आगे और देखेंगे अभी अच्छे से। तो इसकी और क्या विशेषताएं हैं, तो ट वर्ग जो है, जो कानों को सुनने में प्रिय नहीं लगता है, ऐसे वर्ण जो होते हैं ट वर्ग, और आपका तालव्य श और मूर्धन्य स जो होता है, वर्णों की प्रधानता ज़्यादा होती है, जिसमें वहाँ पे आपका ओज गुण हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें
तो संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपका संयुक्त वर्ण होता है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इस वाक्य में आपका संयुक्त वर्णों का अधिकाधिक प्रयोग होगा। रकार वर्णों का प्रयोग यानी कि र को जिस प्रकार से देखिए हम लिखते हैं क्र, फिर यहाँ पे रेफ लगा के लिखते हैं, इस प्रकार से जो शब्द का प्रयोग होता है, रकार वर्णों का प्रयोग होता है, वहाँ भी आपका ओज हो जाता है। और अंतस्थ में र और नासिक में नौ का प्रयोग भी जो है किया जाता है ओज में। अब हम इसके कुछ अगर उदाहरण देख लें तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, भुज भुजगे से वैसंग की वैसंगनी भुजंगनी सी खेद खेदी खाति दिह दारुण दलन के। अब यहाँ पे आपका जो है भूषण का आपका ये कथन है, ये जो पंक्ति आपको देखने को मिल रही है भूषण की है। इन्होंने छत्रसाल दशक जो लिखा था, ठीक है, छत्रसाल दशक की ये पंक्ति है। भुजगेश की वैसंगनी भुजंगनी सी खेदी खेदी खाति दिह दारुण दलन के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े बड़े समासिक शब्द का प्रयोग यहाँ पे आपका देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम इसका अर्थ देखें तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर यहाँ पे हम इसका अर्थ निकालें तो भुजगेश क्या होता है, नाग को कहते हैं। भुजंग धन ईस, तो भुजंग ईस से भुजगेश बन जाएगा। भुजगेश मतलब नाग। वैसंगनी मतलब संगनी मतलब उनकी पत्नी, यानी कि भुजंगनी मतलब नागिन। नागिन उसी प्रकार से साथ देती है जिस प्रकार से छत्रसाल दशक के बारे में भूषण ने लिखा है, जिस प्रकार से उनके जो उनकी जो तलवार है वो सबको दारुण दलन करती हुई, विनाश करती हुई जा रही है। तो यहाँ पे उनके वीर की गाथा गाई जा रही है। और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वीर रस है। इसके अंदर आपका कौन सा रस है, तो वीर रस हो जाएगा। और काव्य गुण में अगर हम बात करें तो ओज गुण हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इस प्रकार का संयुक्त शब्द यहाँ पे आपका दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार का देखिए संयुक्त व्यंजन आपका यहाँ पे प्रयोग में आया है। तो यहाँ पे चिक्करही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खल भरे। तो यहाँ पे आपका किसके बारे में ये बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसका वर्णन हो रहा है जब हनुमान जी जो है सीता जी को खोज लेते हैं और जब वो बताते हैं आकर के कि सीता जी जो है लंका में है, तो ये वहीं का ये वर्णन जो है तुलसीदास जी ने किया है। और ये बहुत ही सुंदर इन्होंने किया है कि जो हाथी है वो चिंघार रहे हैं, धरती डोल रही है और यहाँ पे सागर सारे हिलोरे ले रहे हैं। इतना पृथ्वी का जो भयंकर दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। मन क्या है, हर्षित हो रहा है, हरख रहा है मतलब हर्षित हो रहा है। सारे गंधर्व सुर मुनि नार किन्नर सबके दुख टरे, मतलब दुख सबके अब जो है रावण जो कि दुष्ट है, जो कि जिसके अत्याचार से सभी परेशान हैं, उनका दुख दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूरा वर्णन है यहाँ पे जो किया जा रहा है, ये वीर रस का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ओज हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब प्रसाद गुण की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रसाद गुण में क्या है आपका, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छता या निर्मलता। स्वच्छता या निर्मलता का मतलब क्या है, जिसको पढ़ते वक्त आपको एक प्रकार का शांति निर्मलता का प्रतीत होगा। काव्य को पढ़ते ही उसका अर्थ चित्त को स्पष्ट हो जाएगा, मतलब उसके लिए आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। काव्य को पढ़ते ही आपको उसके अर्थ बहुत ही आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। तो ऐसे जो काव्य गुण होते हैं वहाँ पे आपका प्रसाद गुण होता है। इसका लक्षण क्या होता है, शैथिल्य, शीतलता प्रदान करता है, ऐसे लक्षण होते हैं। प्रसाद गुण का रस क्या होता है, शांत रस होता है। और भी बहुत सारे गुण इसमें रस जो है प्रयोग में लाए जा सकते हैं प्रसाद में। जैसे प्रसाद में आपका अन्य भी रस जो है विद्यमान होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो आपने कई बार जो है
अनुप्रास अलंकार को पढ़ते वक्त इसको याद किया होगा। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो यहाँ पे आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका छोटा छोटा शब्द का यूज़ किया गया है, बहुत ही आसानी से आपको सारी बातें समझ में यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आप इसको पढ़ेंगे अगर, तो निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता है श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युत अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तड़नी करता तम का नाश है। तो यहाँ पे तड़नी का मतलब क्या है, सूर्य। सूर्य क्या करता है, अंधकार का नाश कर देता है। तो यहाँ पे ये आपका प्रश्न एक और पूछा जाता है, अगर तरनी में दीर्घ ई की मात्रा होगी तो यहाँ पे आपका ये नाव से संबंधित हो जाएगा, और तरनी अगर बोला जाएगा तो ये सूर्य से संबंधित हो जाएगा। तो ये आपका युग्म शब्द में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रसाद गुण समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। आगे देखिए आपका माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण में विशेषता को हम पहले देखेंगे। तो माधुर्य का शब्द का अर्थ क्या होता है, मिठास या मधुरता, ठीक है। मिठास होना चाहिए, मधुरता होना चाहिए। काव्य का वह गुण जो चित्त को कोमल मधुर भावनाओं से भरकर आनंदित कर देता है। मतलब यहाँ पे आपका श्रृंगार वर्णन ज़्यादातर देखने को मिलता है। माधुर्य गुण के रस कौन कौन से हो जाएंगे, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। विशेषता हम इसका और देखेंगे। देखिए यहाँ पे ओज जो है, ओज गुण को आपने देखा, उसकी विशेषता के ठीक विपरीत जो होगा वो आपका माधुर्य गुण में होता है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। कर्ण कटु मतलब जो कानों को प्रिय नहीं लगते हैं, ठीक है। जो कानों को प्रिय नहीं लगते ऐसे वर्ण कौन से हैं आपके, ट वर्ण। ट वर्ण का प्रयोग माधुर्य में नहीं होता है। संयुक्त वर्णों का प्रयोग माधुर्य में नहीं होता है। ओज में आपका संयुक्त वर्ण का प्रयोग होता है, हमने देखा है। और हर्ष व न और र का प्रयोग यहाँ पे होता है। समास अगर हो नहीं होते हैं समास इसमें, और अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। कोमल कांत वर्णों का प्रयोग होता है, यानी कि श, स, य, र और क। तो इस तरह की आपकी विशेषताओं से आप और भी आसानी से इसको समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भोहन हंसे दे न कहे नट जाए। तो ये आपने देखा होगा, बहुत ही जो प्रसिद्ध यहाँ पे कहा गया है, ये आपका बतरस लालच लाल की। यहाँ पे राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन देखने को मिलता है। बतरस मतलब बातों का रस लेने के लिए, बातों का रस यानी कि उनसे बात करने के लालच में, किसके, श्री कृष्ण से बात करने के लालच में क्या करती हैं राधा जी, राधा रानी जो है मुरली को लुका लेती है, मतलब छिपा लेती है। अब उसके बाद बहुत विनती करते हैं श्री कृष्ण की, मुझे मेरी मुरली दे दो दे दो। तो वो क्या करती हैं, सौ करें मतलब सौगंध खाती हैं और भौहों से हंसती हैं, अंदर ही अंदर हंसती हैं, और सौगंध भी खाती है। तो कृष्ण जी समझ जाते हैं जब वो हंसती हैं मंद मंद, तो वो बोलती हैं कि वो बोलते हैं दे दो, तो वो नट जाती हैं, मतलब मना कर देती है, नहीं दूंगी। तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे सुंदर वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है, आकर्षक वर्णन है, श्रृंगार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आपका माधुर्य गुण हो जाएगा, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अंग अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पे जो है कामायनी से ये आपका लिया गया है, ठीक है। कामायनी किसकी रचना है, प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यहाँ पे ये कौन से सर्ग से लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो है ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, जिसमें श्रद्धा के ही अंगों का, उसके शरीर का वर्णन किया गया है
कि जब मनु उसे देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, मतलब उसके जो अंग हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे मेघ के बीच में गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिला हो। तो इस तरह से जो है श्रृंगार का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है प्रश्न अब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको टिक भी कर दिया है ताकि जो है चीज़ों को आप रिवीजन कर पाएँ अच्छे से समय पे। तो बार बार रिवीजन कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ ने कितने काव्य गुण माने हैं। तो देखिए आनंदवर्धन जो भी ध्वनिवादी, देखिए यहाँ पे ध्वनिवादी संप्रदाय के जो आचार्य हैं, संप्रदाय के आचार्य हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है। कोई एक आपसे पूछ लेगा, खास करके आनंदवर्धन पूछ लेगा, आनंदवर्धन के अनुसार काव्य के गुण कितने हैं पूछ सकता है, मम्मट के अनुसार पूछ सकता है, विश्वनाथ के प्रसाद। तो ध्यान रखेंगे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 काव्य गुण इन्होंने माने हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका निरखी सखी ये खंजन आए, फेरे उर मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। अब यह पंक्ति जो है यहाँ पे, इसका देखिए कोई भी पंक्ति होगी उसका अर्थ अगर आप अच्छे से स्पष्ट समझ पाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इसका आंसर भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए जो ये पूरी पंक्ति है ये आपका साकेत से लिया गया है, ठीक है। साकेत से लिया गया जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और उर्मिला का ये कथन है, जो लक्ष्मण की जो पत्नी रहती हैं उर्मिला, उनका कथन है कि हे सखी, खंजन जो एक प्रकार के पक्षी है, क्या है, पक्षी है। खंजन को देख करके एक पक्षी है जो उसके पास आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि देखिए मेरे जो रंजन है, रंजन मेरे जो प्रिय हैं, यानी मेरे जो प्रियतम है जो लक्ष्मण जी हैं, वो अपना प्रेम इनकी आँखों में भर के खंजन को मेरे पास भेजे हैं। तो यहाँ पे ये पूरा ही जो वर्णन है यहाँ पे श्रृंगार का वर्णन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माधुर्य गुण हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण होगा। तो देखिए चित्त में तेज स्फूर्ति का संचार करता है, तो यहाँ पे आपका ओज गुण हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छाटिए। देखिए केवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों को समझिए। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य, अलंकार, शोभा मात्र है। तो कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। तो ये तो सही है, गुण रस के उत्कर्षक और काव्य के शोभा कारक तत्व हैं। तो ये भी सही है। काव्य रस में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा। काव्य रस में काव्य गुणों का विवेचन मिलता है। और माधुर्य, प्रसाद और ओज जो है वो सर्वमान्य काव्य गुण है, ये भी आपका सही हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अब यहाँ पे ये किस समय का वर्णन है, देखिए एनवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। कंकन किंकनी नुपुर धुनि सुनी, मतलब जो पायल की और कंगन के ध्वनि को सुन के राम जी जो हैं वो लक्ष्मण को अपने हृदय की बात कहते हैं। तो यहाँ पे रामचरितमानस में पुष्प वाटिका प्रसंग का वर्णन किया गया है, जो गुरुजी अपनी गुरुजी के लिए पुष्प तोड़ने के लिए राम और लक्ष्मण जाते हैं, और इधर पुष्प वाटिका में सीता जी भी होती हैं। तो जब इनके जो है यहाँ पे एक दूसरे से सामना होता है, तो उनकी जो पायल की जो ध्वनि है, जो उनके कंगन की जो ध्वनि है, उसको सुन के वो जो लखन के साथ राम अपने हृदय की बात कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका माधुर्य है, देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका काव्य शोभाया करतारो धर्मा गुणः। ये आपको मैं करवा चुकी हूँ, और आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप बता पाएंगे कि ये परिभाषा किसकी है। तो याद रखेंगे ये वामन की परिभाषा है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी। भरत मुनि ने दी है, यहाँ पे इसको सीधा सीधा आप जान लीजिए कि ओज गुण की जो परिभाषा इन्होंने दी है वो दी है कि समासबद्ध पदों से युक्त विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न रचना जो है ओज गुण की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो काव्य के अंगीभूत अर्थात रस का अवलंबन करते हैं वे गुण कहलाते हैं। तो यहाँ पे रस से अवलंबन की बात सर्वाधिक सबसे पहले कौन करते हैं? आनंदवर्धन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोष यदि काव्य की विपत्ति के लिए होता है तो गुण काव्य की संपत्ति के लिए। ये भी आपको कराया गया है और ये किसका है? दंडी का ये पूरा परिभाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिहारी जी की रचना है, ये बिहारी जी के दोहे हैं। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो ये जो है बिहारी जी की बहुत ही अच्छी रचना है। और यहाँ पे नायक और नायिका जो है एक ही कमरे में, एक कमरे में जो है इनकी आंखों ही आंखों में बात चल रही है। कह रहे हैं, फिर जाने के लिए बोल रहा है, रिझ जा रही है, खिंच जा रही है, फिर मिल रही है, फिर खिल जा रही है, फिर लजिया जा रही है। तो इस प्रकार से इन्होंने नैनन आंखों ही आंखों में जो है नायक और नायिका में बात हो रहा है। तो यहाँ भी श्रृंगार का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो माधुर्य यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है पूरा काव्य गुण आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिए और सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।